a very well-known doctor, Professor of Medicine, King Edward and Mayo Hospital. Dr. Israr is with us. Thank you, sir, for your time. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। सर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यकीनन कि हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ है वो बढ़ता जा रहा है और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जो हेपेटाइटिस से मरने वालों की तादाद है दुनिया भर में हर 30 सेकंड में एक मौत होती है। तो क्या वजह है कि ये जो मर्ज़ है ये बढ़ता ही चला जा रहा है? देखें, दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, इस मसाले का हल सिर्फ अवेयरनेस है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है। बढ़ता क्यों जा रहा है? हम आवाम को इस पे कसूर हम सब लोगों का है कि हम अपनी आवाम को वो मालूमात नहीं दे सके जिसकी वजह से इसकी प्रिवेंशन पे हम काम कर सकें। क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक एस्पेक्ट है ना जी, जिसको हो गया उसका क्या इलाज करना है, लेकिन बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन उन लोगों का है जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। उन लोगों को मज़ीद उस कुएं में फेंकने से पहले, जाने से पहले रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि उसके जी, और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इन अदर वर्ड्स, आप एक बंदे के इलाज पे जितना खर्चा आता है, प्रिवेंशन पे उसमें 10 बंदों को आप उससे बचा सकते हैं उतने पैसे लगा के। तो इसलिए ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही है एज ए नेशन। तो प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे उसकी एक कड़ी है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आवाम कम अज़ कम उस दिन कम अज़ कम ज़रूर सोचे कि हेपेटाइटिस क्या है, इसकी फैलाव के क्या असबाब हैं, बचाव कैसे होंगे। जी सर, इसके सबसे पहले तो कि ये आपके जिगर को इफ़ेक्ट करता है, क्या है ये बीमारी? हेपेटाइटिस आखिर है क्या और इसकी टाइप्स क्या होती हैं? चलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। बेसिकली जिगर की सोजिश का नाम हेपेटाइटिस है। उसकी बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे असबाब हैं। उसमें जिस तरह ड्रग्स एक किस्म है, अल्कोहल के लेने से जिगर पे सोजिश हो सकती है। इसके साथ जो ज़्यादा मसला बढ़ता जा रहा है वो लिवर पे फैट का आना है, फैटी लिवर डिजीज़ है, उससे रिलेटेड जिगर पे सोजिश आ सकती है। और जिसका आज हम ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे वो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में काफ़ी तबाही मचा चुका है। सर, ये ए बी सी टाइप में क्या डिफरेंस? वायरल हेपेटाइटिस की फिर आगे किस्में हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस ए और ई, ए बी सी डी ई और बहुत सारी और। इसमें जो इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वायरसेस को। एक वो वायरसेस हैं जो फौरी यरकान करते हैं। फौरी यरकान से मुराद ये है कि जो बीमारी होती है और 6 महीने के अंदर हमेशा के लिए जिस्म से निकल जाती है, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई को इकट्ठा किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि दोनों वायरस मुंह के ज़रिए, गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। 4 से 6 हफ्ते बीमारी करते हैं और आम तौर पे बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, दायमी मसाइल के जिस्म से निकल जाते हैं। अच्छा। और इसको ए और ई से बचाव के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उसके फ्लॉ पे गौर करें कि गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा उसका मेन सोर्स है और उसकी वजह से मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होकर ये जिगर के सोजिश करते हैं। दूसरी किस्म जो है वो बी और सी है। हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा और सी का। ये हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है। इस पर ख़ास काम करने की भी ज़रूरत है। इसमें यह है कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, उसको अभी बात करते हैं कि कैसे बचाव करना है। एक उसका ज़रिया है, दूसरा माँ से बच्चे को दूसरा ज़रिया है और तीसरा है इज़वाजी तल्लुकात। तो ये 3 बड़े ज़राए हैं जिसकी वजह से ये एक से दूसरे को लगता है। हमारे मुल्क में इसके स्टेटिस्टिक्स इस तरह से हैं, तकरीबन 2 से 3% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं। 6 से 7% लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो हेपेटाइटिस सी का नंबर यहाँ ज़्यादा है, तकरीबन 8.9% है। इसका मतलब समझें कि हर 100 में से तकरीबन 11 लोग हेपेटाइटिस का शिकार है। यानी अगर किसी घराने में 10 लोग रह रहे हैं तो उसमें से एक बंदा हेपेटाइटिस का रफली है। 100 में से 11 लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए इसकी बड़ी वजह ये है कि मर्ज़ के बारे में हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर सके और बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हो गया। तो हेपेटाइटिस सी की आपने वजूहात बताई हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें क्या इस तरह की चीज़ें फ़ील होती हैं जब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास और हम निशानदही कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस सी एक साइलेंट डिजीज़ है। अच्छा। आमतौर पे जब होती है तो फौरी यरकान उसका अननोटिस्ड होता है, पता नहीं चलता। किसी बहाने से जरासीम अंदर चला जाता है और वो बहाने अभी हम डिस्कस करते हैं। और जब अंदर चला जाता है तो शुरू की स्टेज में कोई अलामात नहीं बनती, लेकिन जब बीमारी के 5 से 6 साल गुजरते हैं तो कुछ बीमारी की नॉन स्पेसिफिक अलामात होती हैं, जिसमें टांगों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास, पट्टों का खिंचाव, हल्की गैस की कैफियत, दाएं पसली के नीचे दर्द। ये वो चीज़ें हैं जिसको बंदा महसूस नहीं कर रहा होता और नोटिस नहीं कर रहा होता। वो कह रहा होता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज नींद नहीं पूरी हुई, आज शायद ये वजह है। और किसी बहाने से चेक करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट सर्वे हो
चाहे किसी को बाहर जाने की ज़रूरत हो, किसी अजीज़ को ब्लड की ज़रूरत हो, तो पता चलता है कि जरासीम अंदर आया हुआ है। और जब बीमारी के 15 साल गुजर जाते हैं तो फिर उसकी वो नुमायाँ अलामात जिनका मशहूर सब लोगों को पता है कि जिगर के वजह से जब जिगर सिकुड़ जाता है, तिली फैल जाती है, पेट में पानी आ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, खून की उल्टी, काले खाने, दिमाग का माउफ होना, जिगर का कैंसर बनना, ये वो अलामात हैं जो 15 से 20 साल की बीमारी के बाद नमूदार होती है। तो अर्ली डिजीज़ में कोई अलामात नहीं, थोड़ी सी अलामात आती हैं 5 साल के बाद और ज़्यादा मेजर प्रोमिनेंट कॉम्प्लिकेशंस की अलामात। तो रेगुलर चेकअप हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? देखिए, रेगुलर स्क्रीनिंग, अगर एक पेशेंट है घर में तो घर के सारे लोगों को चेक करना चाहिए। किसी एम्प्लॉयमेंट सर्वे में जाना है तो मैंडेटरी होना चाहिए कि लोगों का स्क्रीनिंग हो। सारी हामला ख़वातीन को चेक होना चाहिए। तो ये वो सेगमेंट्स हैं जिसको हम सेगमेंटाइज करेंगे, सेगमेंट से चेक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा। ग्रॉस स्क्रीनिंग ऑफ एवरीबडी शायद हमारे जैसे रिसोर्स पुअर कंट्री में शायद इतना मुमकिन ना हो सके। अच्छा, तो ये फैटल होता है, मतलब क्या चांसेस होते हैं खुदा ना खास्ता एक शख्स को अगर हेपेटाइटिस बी जो होता है वो कितना ख़तरनाक, और हेपेटाइटिस सी? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत सारी अलामात तो मिलती जुलती है, लेकिन अगर मुआवजना किया जाए तो हेपेटाइटिस बी में पेचीदगियाँ बनाने की सलाहियत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा जिस्म में रहने की सलाहियत है, मतलब ये कोई लंबे अरसे तक जिस्म में स्टे कर सकता है, और उसमें जिगर का कैंसर बनाने की सलाहियत ज़्यादा है। तो ये इनका आपस का मुआवजना है। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस सी की बहुत कामयाब किस्म की दवाइयाँ हैं जो 3 से 6 महीने में हर स्टेज ऑफ डिज़ीज़ को बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेती हैं। टैबलेट्स की सूरत में है, इंजेक्शंस वगैरह आप नहीं लगते। लेकिन डॉक्टर साहब, यूजुअली ऐसे होता है जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी एक दफ़ा हो जाता है उनके अंदर आप कह लें कि वो सिम्टम्स जो हैं वो फॉर लाइफ लॉन्ग वो रहते हैं, वो कमज़ोरी फील करते हैं और आंखों का पीला हो जाना, आर दे अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि हेपेटाइटिस सी जब इब्तदाई स्टेज में हम ट्रीट कर लेते हैं तो वो किस्सा ख़त्म हो जाता है, जिस्म में उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं और बीमारी जो है जरासीम भी ख़त्म हो जाता है और उसके असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और एक तरह से वो क्योर हो जाता है। जब वायरस जिस्म से निकलता है और वायरस की दवाइयाँ ख़त्म होने के 3 से 6 महीने बाद तक भी जरासीम से पाक रहता है जिस्म, तो उसकी जिस्म खुद से उसको रिपेयर कर लेता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का मामला डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि बाज़ सूरतों में इलाज बहुत लंबे अरसे तक चलता है और बाज़ सूरतों में इलाज का दौरानिया कई सालों पे मुहित है और बाज़ सूरतों में सारी उम्र के लिए। तो ये डिपेंड्स कि आपकी बीमारी की जी एग्जैक्टली बी वायरस डिफरेंट है सी से, इस लिहाज से हम बात कर रहे थे कि उसका इलाज लंबा रहता है और बाज़ सूरतों में सारी उम्र के लिए रहता है और उसकी तोड़ फोड़ जो है उसमें बाज़ सूरतों में हमेशा के लिए जिस्म से निकलती नहीं है। उसके असरात को मॉनिटर करने के लिए टेस्टों की और मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। तो इस लिहाज से ये हेपेटाइटिस बी बुरा है, क्योंकि उसकी अच्छाई ये है कि उसकी बहुत इफेक्टिव वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन की वजह से आप उससे प्रिवेंशन बहुत इफेक्टिवली हो जाती है। अच्छा, अब प्रिवेंशन की बात जहाँ पे आपने की है, तो क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ की हमने बात की। एक वो जो जरासीम मुंह के ज़रिए से जाता है, गंदे पानी गंदी ग़िज़ा से जाता है, हेपेटाइटिस ए और ई, जिसे उर्फ़े आम में पीला जरकान कहते हैं। उससे बचाव तो यही है कि साफ़ पानी को इंश्योर किया जाए, साफ़ खाने को इंश्योर किया जाए, ऐसा पानी जो साफ़ हो, उबला हुआ हो या बॉटल का हो, खाना ऐसा हो जिसमें हाइजीनिक तरीके से बना हुआ हो, खुलेआम सरेआम सड़कों पे जहाँ सीवरेज का पानी गुजर रहा हो वहाँ से खाने से इजराब करें। खाना खाने से पहले जूसेस पीते हैं, जाके शरबत पी लेते हैं, बाज़ारों से खटे हुए फल, सब्जियाँ, सैलड, इस तरह की चीज़ें ना लें, गंदा पानी ना इस्तेमाल करें और कोशिश करें खाना खाने से पहले हाथ धोएं, रफ़ाए आदत के बाद हाथ धोएं। ये तो हो गया हेपेटाइटिस ए और ई की प्रिवेंशन। और याद रहे, हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन भी हैं, तो अगर कोई अफोर्ड करता हो तो वैक्सीन भी लगवाने से इससे बचाव हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। उसकी प्रिवेंशन के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि उसके सारे जो 3 मेजर ज़राए हैं, जिस तरह ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, उससे इज्तनाब किया जाए। हमारे मुल्क में इंजेक्शंस का कल्चर बहुत है। 8 इंजेक्शन ऑन एवरेज हर बंदा हर साल लगवा रहा है। उससे बचने की ज़रूरत है कि ये नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस, ड्रिप से बचें ताकत के नाम पे, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि सिरिंज जो है वो नई इस्तेमाल की जाए, क्योंकि अनस्टरलाइज्ड डिस्पोज ऑफ नहीं की जाती है। एग्जैक्टली वो रीयूजेज उसका अभी भी रियलिटी है। अनस्क्रीन ब्लड, लाहौर से हट जाएँ थोड़ा सा, तो अभी भी अनस्क्रीन ब्लड जो है बस सेंटर्स में लग रहा होता है। ब्लड अगर ज़रूरत हो तो पहले उसकी ज़रूरत का असेस करने के लिए कॉम्पिटेंट
डॉक्टर का कहना ज़रूरी है और फिर उसको स्क्रीनिंग ज़रूरी है। फिर ये जो कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो एंडोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्यूटी पार्लर में बाज़ औक़ात थोड़ी सी नीडलिंग हो रही होती है, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुजाम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टैटूइंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर उसके बाद ये जो बना रहे होते हैं, कपिंग कर रहे होते हैं एक्यूपंक्चर में, उसमें भी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ब्लड, याद रहे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो खुश बेड लेलन पे पड़ा है, बेड शीट पे पड़ा है और एक हफ्ता पुराना है, अच्छा। उसमें भी इतना जरासीम होता है कि वो वायरस एक से दूसरे को लगा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की स्क्रीनिंग को इंश्योर किया जाए। दूसरा बड़ा ज़रिया माँ से बच्चे को है, तो सारी हामला ख़वातीन को चेक करने की ज़रूरत है कि बी और सी का स्टेटस उनका क्या है, और अगर किसी को पॉजिटिव है तो उसको फिर डिलीवरी वाली टीम को पता होना चाहिए ताकि बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पे इन्फेंट्स होते हैं उनमें इलाज हो सकता है फौरी तौर पर। जी, उसमें अगर हम बचाव कर सकते हैं, अगर हम उस वक्त टीम को पता है इसका स्टेटस क्या है अम्मा का, तो उसमें बच्चे को ट्रांसफ़र होने का ख़तरे को कम करने की वैक्सीन हैं जो मौके पे लगा दी जाएं तो ट्रांसफ़र ना होने के बराबर रह जाती है हेपेटाइटिस बी की। इस तरह हेपेटाइटिस सी की याद रहे कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा। तीसरा बड़ा ज़रिया जो है वो है जिस्मानी तल्लुकात का। उसमें यह है कि एडवोकेसी इसी चीज़ की है कि अगर घर में एक मरीज़ है तो उसकी स्पाउस को आप एजुकेट करें, वैक्सीनेट करें हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ अगर बी का पॉजिटिव पेशेंट है, और इसके अलावा अगर वो सी का पेशेंट है तो बैरियर कॉन्ट्रसेप्शन जो है इसमें उसमें जिस पे कॉन्डोम इस्तेमाल करने से वो बचाव हो सकता है। सर कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस से मुतासर होता है यूजुअली? देखिए, हेपेटाइटिस के लिए सबसे बुरी चीज़ ये है कि जो एक्टिव लाइफ स्पैन है बंदे का 20 से 40 साल की उम्र के लोग ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये वो अर्निंग टाइम है जिसमें मेजर जो ब्रेड विनर होता है वो काम कर रहा होता है, अगर वो बीमार हो जाएगा तो पूरी फैमिली। तो ये जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि डिज़ीज़ का एक बर्डन 50 साल से ऊपर वाले लोगों के यहाँ भी है, क्योंकि उस वक्त शायद अवेयरनेस नहीं थी, उस वक्त नीडल्स भी शायद शीशे की उबाल के इस्तेमाल की जाती थी। तो 50 साल से ऊपर वाले लोग भी मुतासिर हैं, उनका बहुत बड़ा पूल है। और इसके अलावा अभी जो पेशेंट्स हैं वो आम तौर पे एडल्ट्स हैं, एक्टिव लाइफ वाले। ठीक है सर, इसका फैलने का तरीका क्या होता है? क्योंकि यूजुअली अवॉइड किया जाता है जिसको हेपेटाइटिस है उस मरीज़ से उसके गिलास में पानी नहीं पीना, और क्या इस तरह से भी ये बीमारी फैल सकती है? नहीं, देखें ये अछूत बनाने वाली चीज़ नहीं है, अच्छा। ना हेपेटाइटिस बी ना सी। उसमें इकट्ठे खाने पीने से, इकट्ठे रहने से, किसी गिलास में पानी पी ले, प्लेट में खाना खा लें, गले मिल लें, बच्चों को चूम लें, छींकने से, गले मिलने से, इस तरह इसका कोई नुकसान नहीं है। जिस चीज़ों से इज्तनाब करना है वो है कंघी, दांतों का ब्रश, अच्छा। तौलिया, नेल कटर, ज्वेलरी, रेज़र, ये चीज़ें पर्सनल यूज़ की आइटम्स हैं, ये मरीज़ की लैदा होनी चाहिए, बल्कि हर मरीज़ की, हर बंदे की कोशिश करके लैदा होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो बंदा चल फिर रहा है वो कोई साइलेंट कैरियर किस चीज़ का है, उसके अंदर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा फैक्टर है डाइट। तो हमारी डॉक्टर साहब ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए जिसमें हेल्प आउट हो सके कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा हो जो कि इस बीमारी को ना पकड़े? देखिए, डाइट का एज सच नॉर्मल हेल्दी डाइट हर एज ग्रुप में हर बंदे के लिए ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इस डिज़ीज़ प्रोसेस में इब्तदाई स्टेज में तो कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि हम कहें कि ये चीज़ खाने से हेपेटाइटिस होने का ख़तरा है या इस चीज़ खाने से ना होने का ख़तरा है, सिवाय इसके कि हेपेटाइटिस ए और ई के लिए हम कहते हैं कि इंश्योर करें कि साफ़ पानी हो, साफ़ ग़िज़ा हो। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए कोई स्पेशल डाइटरी प्लान नहीं है जिससे हम कहें कि जी ये डाइटरी प्लान आप अमल दरामद करें तो हम बच सकते हैं। जिस्म के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है जो हर एज ग्रुप, हर बीमारी में मोर लेस ज़रूरी है। बहुत थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंटरवीन करना पड़ता है बाज़ बीमारियों में, जिस तरह डायबिटीज़ है तो उसमें हमें बाज़ सूरतों में शुगर्स को उसको रिटेल करना पड़ता है, किडनी डिजीज़ है तो प्रोटीन्स करनी पड़ती है। इस तरह हेपेटाइटिस की भी बहुत आखिरी स्टेजेस में जाके बाज़ औक़ात नमक को कम करना पड़ता है, बाज़ औक़ात लिक्विड इंटेक को कम करना पड़ता है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मरीज़ का डाइटरी प्लान ना चेंज करें, क्योंकि डाइटरी प्लान चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है सर, एनी लास्ट मैसेज ये है जी कि हेपेटाइटिस डे के हवाले से कि अपना स्टेटस आज, और आप अगर हो सके तो अपने घर के सारे अफराद का स्टेटस ज़रूर चेक करवाएं,
और अल्लाह करे कि नेगेटिव हो तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है कि प्रिवेंटिव वैक्सीन है वो ज़रूर लगवाएं। 3 डोजेस लगती और हैं वो सब किस एज ग्रुप में लगनी चाहिए ये वैक्सीन? सबको जी, बच्चों सबको। से ले 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बंदे को लग सकती हैं। तो इट्स दो बेटर कि जब आपके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको लगवा बच्चों को दीजिए। तो ईपीआई प्रोग्राम में शामिल है जी। मेजर मसला एडल्ट्स का है कि वो जिन्होंने नहीं पहले लगवाई हुई उनको ज़रूर लगवाएं। 3 डोजेस हैं, एक आज 1 महीने बाद, 6 महीने बाद तीसरी डोज, और 95% केसेस में सारी उम्र के लिए हेपेटाइटिस बी से बंदा बच जाता है। और ये एक ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन को ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, वैक्सीन को ज़रूर इस्तेमाल करें और एहतियात जो है यकीनन ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि और सबसे पहले हाइजीन, आपकी डाइट, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इसरारुल हक तूर हमारे साथ थे।